इस अवसर पर उपस्थित मेरे सभी आत्मस्वरूप प्रिय छात्र छात्राओं, अभी तक हमने बिंदिया से, ओम प्रकाश से और श्रुति विद्या से रक्षाबंधन के विषय में इतना सब सुन लिया। प्रज्ञा शक्ति, रक्षाबंधन, है ना, और पर्याप्त हो गया है। बस केवल मैं थोड़ा सा संकेत दूंगा। पहली बात, प्रज्ञा शक्ति। प्रज्ञा माने बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो प्रकृष्ट हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, सात्विक हो और समर्थ हो और सकारात्मक निर्णय करने वाली हो, और वह प्रज्ञा जब अनुभूत सत्य से, माने जो सत्य अनुभव करते हो, अनुभूत सत्य माने समझते हो बच्चे, गुड़ खाते हो तो कैसा लगता है? पुस्तक में पढ़े हो कि गुड़ खाने से मीठा लगता है, तो पढ़ाई वाली बुद्धि है ना, वो ज्ञान पढ़ाई से मिला। लेकिन खा लेने के बाद क्या होता है पता चल जाता है। समझ गए, है ना? जो बुद्धि सत्य माने पढ़े लिखे ज्ञान से और अनुभूतिजन्य ज्ञान से संपन्न होती है, उसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। और जब प्रज्ञा ऋत से, सत्य से, विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से प्रमाणित हो जाने पर परिपक्व हो जाती है, स्थिर हो जाती है। माने ऐसी स्थिर प्रज्ञा ही सचमुच में प्रज्ञा है, और उसी प्रज्ञा में ही शक्ति रहती है। तो हमारा जो ये प्रज्ञा शक्ति मंडल है, हमने ये जो प्रज्ञा शक्ति मंडल बनाया है, इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि समाज में केवल नारी शक्ति का संगठन नहीं, अपितु प्रज्ञा से परिपूर्ण नारी, केवल व्यावसायिक बुद्धि वाली या कला और चातुर्य से संपन्न बुद्धि वाली नारी नहीं, अपितु प्रज्ञा से परिपूर्ण सामर्थ्य वाली नारी इस समाज को चाहिए। तो ये प्रज्ञा देखो, नारी शब्द है, स्त्रीलिंगवाची शब्द है, और शक्ति भी क्या है? स्त्रीलिंगवाची नारी शब्द है ना? सच में कहा जाए तो हमारे भारतीय ऋषियों ने, हमारे साधु संतों ने, सब ने शक्ति को प्रज्ञा के रूप में और प्रज्ञा को ही शक्ति के रूप में विवेचित किया है। और यथार्थ में शक्ति भी उसी के पास होती है जिसके पास प्रज्ञा होती है। साधारण सुभाषित में कहा जाता है, बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जिसके पास बुद्धि होती है, जो बुद्धिमान होता है, समाज में वही शक्तिशाली कहलाता है। शरीर की ताकत को ताकत नहीं मानी जाती। हाथी के पास तो बहुत ताकत है ना? लेकिन उसे कौन कंट्रोल करता है? महावत एक मनुष्य कंट्रोल करता है कि नहीं? हाथी की तुलना में आदमी छोटा होता है शरीर से, लेकिन बुद्धि से प्रखर होता है। ऐसे ही समाज में धन बल हो, जन बल हो, या और किसी भी प्रकार का बल हो, अगर बुद्धि नहीं है, बुद्धि बल नहीं है, तो वह ठीक ठीक काम में
नहीं आ सकता। बड़े बड़े बलवान होते हैं, शरीर से बहुत परिश्रम करते हैं। एक हरवाह हल जोतने वाला, एक शारीरिक रूप से वो जितना हरवाह काम कर सकता है, एक बुद्धिमान व्यक्ति उतना काम नहीं कर सकता। उसके पास शरीर का बल है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो बैठता है ऑफिस में, कमरे में, या अधिकारी बनकर बैठता है। वो केवल कलम चलाता है, एक हल चलाता है और एक कलम चलाता है। मुझे बताओ, हल चलाने वाले की वेतन अधिक होता है? वेतन किसको अधिक मिलता है? कलम चलाने वाले को, है ना। तलवार चलाने वालों से भी कलम चलाने वालों की कीमत अधिक होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों कि जिसके पास बुद्धि होती है, असली ताकत, असली शक्ति उसके पास होती है। और सामान्य बुद्धि की बात, लेकिन जब वही बुद्धि प्रज्ञा रूपिणी होती है तो उसकी ताकत बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो प्रज्ञा शक्ति मंडल का हमने रक्षाबंधन के दिन क्यों किया? देखो, रक्षाबंधन पर्व का सभी कहते हैं नारियों से संपर्क है। पुराण में लक्ष्मी जी की कथा अभी तुम लोग सुन रहे थे। लक्ष्मी ने बलि को बांध करके नारायण जी को मुक्त कर लिया, है ना। द्रौपदी ने कृष्ण को अपना वस्त्र फाड़ कर बांध दिया था वस्त्र, तो उसके बदले में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था। पुराणों में पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे तो इस रक्षा बंधन का नारी शक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, ये भाई बहन करके, भाई और बहन के बीच में प्रेम के सूत्र को रक्षा सूत्र के रूप में विवेचित किया गया, ये तो ठीक है। और इस भावना को बढ़ाने में काम किया बहनों ने भाई के कलाई पे। एक गीत है, पुराना गीत है सिनेमा का। सिनेमा वालों ने सबके दिमाग में ये भर दिया कि ये पर्व केवल बहन और भाई का है। ऐसी बात नहीं, भाई और बहन का तो है ही। भाई को बहनों की सुरक्षा का, मर्यादा की सुरक्षा का दायित्व लेना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन इसका एक और अर्थ है। जहां जहां से हम सुरक्षा प्राप्त करते हैं, उन सभी तत्वों को आज हम सुरक्षा की कामना से सूत्र बांधते हैं। मेरी बात समझ में आई? मो कथा बुझिल छुआ माने? जेउ जेउ तत्व मानक ठारू से चाहे व्यक्ति ही थाऊ बा वस्तु ही थाऊ, जेउ ठारू आमे सुरक्षा पाई थाऊ, सेई तत्व मानकु सूत्र रे बांधी थाऊ। रक्षा सूत्र हम भगवान को बांधते हैं, क्योंकि भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं। हमें जन्म दिया भगवान ने, हमारी रक्षा कर रहे हैं भगवान। हमें जो कुछ भी ये जीवन मिला हुआ है, उन सब के पीछे भगवान की कृपा है ना। भगवान को हम सूत्र बांधते हैं, रक्षा सूत्र। गुरु को बांधते हैं रक्षा सूत्र। माता पिता को भी बांध सकते हो आप, बांधना चाहिए। भाइयों को, बड़े भाई को बांधना चाहिए, गुरुजनों को बांधना चाहिए। और उसके बाद देखना, जैसे कहते हैं ना हम लोग, ये कृषि पर्व है, कृषकों का पर्व भी बांधते हैं। कृषक लोग हलोरे, है ना, हल में बांधते हैं, बैलों को बांधते हैं, गाय को बांधते हैं, जिनसे जिनकी जीविका चलती है, जो उनके जीवन के रक्षा के
मानक हैं, उन सब को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो हमारे संरक्षक हैं हम उनकी भी रक्षा करें और वे भी हमारी रक्षा करें। यथार्थ में रक्षा बंधन परस्पर के रक्षा के उद्देश्य से पालन किया जाता है कि हम आपकी रक्षा करें और आप हमारी रक्षा करें। जैसे भाई बहन की रक्षा करे तो बहन भी, हाँ ये होना चाहिए। और एक चीज याद रखो, जब भाइयों से रक्षा संभव नहीं होता, तब बिंदिया बोल रही थी ना, तब बहनों को आगे आकर के समाज की रक्षा करनी होती है। जब जब इस पुरुष प्रधान समाज में, देखो पुरुष प्रधान समाज में क्या होता है, जहां जो प्रधान हो जाता है वो अपने अधीनों को शोषण करने लगता है। प्रधान कोई भी हो जाए, विद्या एक बड़ी अच्छी बात कही, नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, अर्धांग है, अर्धांगिनी है नारी तो पुरुष भी अर्धांग है। पुरुष और नारी एक दूसरे के परिपूरक हैं, कोई किसी का मालिक नहीं और कोई किसी की नौकरानी नहीं है। ये अवधारणा हमारी वैदिक अवधारणा है, हमारी सनातन अवधारणा है। ये तो बीच के समय में कुछ लोग आए और समझा दिए कि नारी तुम्हारी दासी है, और मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूं। अरे सभी स्वामी हैं और सभी दास हैं। जब सेवा करते हैं तो सभी सेवक बन जाते हैं, और जब सेवा लेते हैं तो सभी स्वामी बन जाते हैं, सेव्य हो जाते हैं। तो मैं उस अर्थ में नहीं कहता हूं, मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूं बच्चों, और आप लोग भी इसको जानो, जब जब समाज में आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का संवर्धन होने लगता है, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, तब नारी शक्ति को ही उन्हें दमन करने के लिए आगे आना पड़ता है। लेकिन किस रूप में? गुलाब फूल बन करके नहीं, जैसे बोल रही थी, कमल फूल बन करके नहीं, चंडी बन के, रणचंडी बन करके। और जब नारी रणचंडी बन जाएगी तब अपने आप समाज में संतुलन आ जाता है, आसुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। अभी कलकत्ता में हो रहा है, बंगाल में एक नारी का शासन है, और नारी के शासन में नारियों की दुर्गति हो रही है। मैं अधिक इस पर विश्लेषण करूं तो लोग गलत समझेंगे, मैं केवल संकेत में कह देना चाहता हूं। बंगाल में इलेक्शन के समय में भी क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा है, और एक नारी के साथ जो दुर्घटना अभी 2-4 दिन पहले घटी है, इतनी शर्मनाक है, लेकिन उसी पर भारत की राजनीति गरमाई हुई है। भारत का दुर्भाग्य है कि अभी भारत में अदूरदर्शी और स्वार्थी लोगों का वर्चस्व बढ़ा हुआ है। इसको कंट्रोल करना है तो प्रज्ञा शक्ति चाहिए, नारी शक्ति चाहिए, और वो कमनीय और सौंदर्य के अहंकार से परिपूर्ण नारी नहीं, बल्कि सुंदर भी हो। जितनी कोमल और जितनी सुंदर, जितनी ममतामयी है, उतनी ही उसे क्रूर होना होगा, दृढ़ होना। क्रूर से मेरा मतलब है दृढ़ होना होगा। तो ऐसी नारी कैसे बनेंगी? जब आप रानी दुर्गावती को, लक्ष्मीबाई को, या उपनिषद की नारियों को, या दुर्गा सप्तशती में शक्ति के जो नारी स्वरूप है उनको जब आदर्श बनाओगे, और तुम फिल्म के नाचने वालियों को अगर अपना आदर्श बनाओगे, नग्नता को आदर्श बनाओगे, तो समाज में कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखो, समाज में आदर्श जिसको बनाओगे आप भी वैसे हो जाओगे।
दुर्भाग्य से आज समाज के आदर्श वो लोग हैं जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, आकंठ दुराचार और व्यभिचार में डूबे रहते हैं। आज भारत की इस पवित्र धरा पर भी नग्नता को आदर्श माना जा रहा है, उनका मूल्यांकन हो रहा है, और शिष्टता को नहीं माना जा रहा है। सती के नाम पर आज लोग हंसेंगे और व्यभिचारिणियों को यहां फूल की मालाएं मिल रही हैं, जिनको पता नहीं कि हमारा आदर्श सतीत्व है, लेकिन पाश्चात्य जगत का आदर्श है कौन नारी कितने पुरुषों के साथ संबंध बना सकती है, कितनों के साथ विवाह रचा सकती है। आज वो दुष्परिणाम, वो दुर्नीति एवं वह गलत संस्कार यहां आ रहे हैं। नारी संस्कृति है और संस्कृति का प्रतीक है और संस्कृति का आधार है। कौन? भारतीय नारी। इसलिए याद रखना, अब तुम अगर किसी से, भारत की नारियों, प्रज्ञा शक्ति मंडल वाले याद रख लो, अगर आप किसी से सुरक्षा की कामना करते हो तो वर्तमान समय ऐसा नहीं है। जो नारी को सहयोग देने के लिए आश्वासन देते हैं वही लोग बलात्कार कर रहे हैं। जो देख लो, अभी का समय ऐसा है। इसलिए नारी को आज जागृत होना है। नारी अपनी चेतना को जागृत करे और अपनी संस्कृति को आधार बनाए, अपने अस्तित्व को समझे और समाज में पाखंड जो फैला हुआ है उससे सतर्क हो। आज समाज में विभिन्न रूपों में पाखंडी लोग बैठे हैं, विभिन्न रूपों में हैं, इसलिए उससे सतर्क हो। और सतर्क तभी हो सकते हो जब आपकी प्रज्ञा जागृत होगी, आपकी प्रज्ञा शुद्ध होगी, आपकी प्रज्ञा दृढ़ होगी। और जब प्रज्ञा शुद्ध होगी, स्थिर होगी और दृढ़ होगी तो अपने आप शक्ति से संपन्न हो जाएगी। दृढ़ प्रज्ञा शक्ति वालों के सामने कितना भी बड़ा महिषासुर आ जाए उसको मरना ही पड़ता है। इसीलिए शक्ति को जगाओ और भारतीय समाज में नारी शक्ति एक सकारात्मक शक्ति के रूप में, समृद्धि के रूप में, शांति के रूप में, बुद्धि के रूप में, मेधा के रूप में, प्रज्ञा के रूप में प्रकट हो और हमारी संस्कृति संरक्षित हो, तो विश्व संस्कृति और विश्व में मानवता सुरक्षित रहेगी। विश्व मानवता को संस्कारित एवं सुरक्षित करने के लिए और संवर्धित करने के लिए ही प्रज्ञा शक्ति का हमने गठन किया है। इस तत्व को धीरे धीरे समझो और धीरे धीरे भले ही प्रज्ञा शक्ति का विकास हो रहा है, लेकिन मैं संतुष्ट हूं। आज तक इन लोगों ने, जिनको लेकर मैंने प्रज्ञा शक्ति मंडल का गठन किया था, उनमें से कुछ लोगों को 96, 97, 96, 97 साल हो गए। वो लोग अब क्या कुछ कर सकते हैं क्या? अब नई प्रज्ञा शक्ति निकलो और दुनिया को नारी मार्गदर्शन करे तो दुनिया निश्चय सुख, शांति और समृद्धि की ओर बढ़ेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन दिवस पर मेरा बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है। हरिओम तत्सत।